कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आज हम फिर से नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में यूकैरियोटिक कोशिका का पूरा फिगर समझ लिया था। बहुत ही मजा आया था क्लास में ना, यानी हम लोगों ने बहुत टूर की तरह सब कुछ सीखा था। और हम ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे घर पे। एनसीईआरटी बच्चों बार बार रिवाइज करिए, खास करके वे स्टूडेंट जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, मतलब जो इस बार नीट एग्जाम देने वाले हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एनसीईआरटी इज द बाइबल, ठीक है, उसको बार बार आप पढ़िए, ठीक है, कई बार रिवाइज करिए आप। और 100% सिक्योरिटी के साथ हम कर सकते हैं कि अगर आप नीट एग्जाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं तो 2000 जब आप एग्जाम देंगे तो 360 नंबर में से 330-40 नंबर से ऊपर आएगा, ये मेरी गारंटी है, केवल एनसीईआरटी बैठ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की जो पहली मीटिंग है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? कोशिका भित्ति। अभी कोशिका भित्ति क्यों सर, कोशिका झिल्ली क्यों नहीं पढ़ाया आपने? तो बच्चों एनसीईआरटी अगर ओपन करेंगे आप तो ओपन कर लीजिए, सभी लोग नहीं किए तो नालायक है ना। आप सभी लोग पहले आप लोग पहले एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी देखेंगे तो कोशिका झिल्ली की हेडिंग पहले है, कोशिका भित्ति की हेडिंग बाद में है। पहले हम कोशिका भित्ति पढ़ाएंगे क्योंकि प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर क्या था? कोशिका भित्ति। तो हम धीरे धीरे अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी होगी कोशिका भित्ति, जो आपके बोर्ड पर यहाँ दिखाई दे रही है और आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए ये कोशिका भित्ति क्या होती है। चलिए देखते हैं, एक फिगर को समझाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई प्लांट सेल है, सपोज दैट ये प्लांट सेल है, सबसे आउटर कवरिंग लेयर क्या होती है? इसकी सेल वाल होती है, सेल वाल होती है इसमें, और इसके मिडल में होता है इसका रसधानी और इसका यहाँ पर केंद्रक होता है इस तरीके से, है ना। और भी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें, तो सारी चीजें होती है, सारी चीजें हम पढ़ते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जो सेल वाल होता है वो किसके पास होता है बच्चों? यूकैरियोट में अगर हम बात करें तो ये कवक के पास होता है और प्लांट्स के पास होता है, ठीक है। कवक और प्लांट, पादप जगत, ठीक है। कवक जगत और पादप जगत में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होती कवक में, जब कवक वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर बता देंगे दोनों की भित्तियां में जो केमिकल होते हैं वो अलग होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका भित्ति, ठीक है, यानी प्लांट्स की कैटेगरीज में आने वाले जो कोशिका भित्ति है वो क्या है तथा इनके कार्य क्या है बच्चों। तो जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक हानि से बचाना, यांत्रिक सहारा प्रदान करा दे सकते हैं, सहारा प्रदान करना, ठीक है। पहला काम इसका यांत्रिक सहारा प्रदान करना। दूसरा काम क्या है? संक्रमण से बचाना, संक्रमण से बचाना। तीसरा कार्य क्या हो सकता है? बृहद अणु, बृहद अणु के अवरोध, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखते रहिए, हमने क्या बोला? जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यानी कि जब प्लांट खड़ा हो रहा है, प्लांट बड़ा हो रहा है, तो उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। दूसरा, संक्रमण से बचाना। बच्चों अगर सेल वाल नहीं हो तो प्लांट को बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस अटैक करके उसको खत्म कर सकते हैं, तो बाहर से संक्रमण को भी बचाता है। साथ में बृहद अणु के अवरोध, यानी बड़े बड़े जो अणु होते हैं, खास करके कह सकते हैं जो वही वायरस जीवाणु जो होंगे, वो अगर वायरस तो छोटा होता है, जीवाणु या अन्य कोई जीव जो है, या जैसे धूल के पार्टिकल्स हो गए और भी अन्य पार्टिकल्स हो गए जो प्लांट के सेल के अंदर एंट्री नहीं कर ले, उसको बचाने का काम करता है। कौन कौन से? यांत्रिक सहारा प्रदान करना, संक्रमण से बचाना, बृहद अणु के अवरोध का कार्य करता है। कौन? कोशिका भित्ति। बच्चों शैवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जब आप बच्चे थे तब से पढ़ाया जा रहा है, कोई बात नहीं, 9th क्लास में पढ़े होंगे शैवाल, एलिमेंट्स को करते हैं। तो बच्चों शैवाल की कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से अलग होती है जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति से। तो क्या अलग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, शैवाल की कोशिका भित्ति होती है
शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें बच्चों क्या क्या पाया जाता है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो इसमें पहले तो बच्चों क्या होगा, सेलुलोज होगा, सेलुलोज का। उसके बाद क्या होगा, ग्लैक्टेन्स होगा, ग्लैक्टेन्स। तीसरा क्या होगा, मैनान्स, मैनान्स। और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसमें होता है बच्चों, सेलुलोज की कोशिका भित्ति में होता है ना। समझे, याद करिए। अब बात करते हैं पादप की कोशिका भित्ति में। पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है। सर्वप्रथम सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। उसके बाद पेक्टिन, पेक्टिन और प्रोटीन पाया जाता है। और क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ध्यान से देखिए, कई बार नीट एग्जाम में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शैवाल होता है इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, केमिकल कौन कौन से होते हैं। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकेन्स हो गया, मैनान्स हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। पादप की कोशिका भित्ति की बात करें तो बच्चों यहाँ पर होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाएगा कई बार आपसे क्वेश्चन के रूप में, या आपसे हो सकता है नीट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए या पूछा गया भी है बच्चों कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शैवाल की कोशिका भित्ति और पादप की कोशिका भित्ति दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो बच्चों कौन सा कॉमन है, सेलुलोज कॉमन है। बाकी आप सारे कंपोजिशन को देख सकते हैं, सब डिफरेंट है। ये याद भी करना है, जो बच्चे नीट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। ग्लैक्टेन्स, मैनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट ये शैवाल की कोशिका भित्ति में है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन पादप की कोशिका भित्ति में है। इनफैक्ट कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्रोटीन किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो आप देखे होंगे, जैसे एक प्लांट सेल है ये, और एक और प्लांट सेल यहां पर ड्रॉ करते हैं। इस प्लांट सेल और इस प्लांट सेल के बीच में खाली स्थान होता है, ये खाली स्थान, यानी एक पौधे की कोशिका, एक पादप कोशिका को दूसरे पादप कोशिका से जोड़ने के लिए बीच में सीमेंटिंग लेयर होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे हो साथ में नालायक भी हो तुम लोग। बिकॉज पढ़ाई कर नहीं रहे हो, नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, पढ़ाई भी करते हो। ध्यान से देखो, ये है कोशिका, एक कोशिका और दूसरी कोशिका को जोड़ने के, जैसे एक ईंट होता है, उस ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है। और वो खाली स्थान होता है किसका है बच्चों, उसमें क्या भरा जाता है, सीमेंट भरा जाता है। तो एक सेल और दूसरे सेल को जोड़ने के लिए जो सीमेंटिंग लेयर होता है, दैट्स मीन उसका नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम पेक्टेट। क्या है, कैल्शियम पेक्टेट, ये नाम होता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कई बार नीट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है कि एक सेल और दूसरे सेल को जोड़ने का काम किसका होता है, तो याद रखिएगा किसका होता है, कैल्शियम पेक्टेट का होता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंपॉर्टेंट, लिख दो वहां पर, बहुत बार इंपॉर्टेंट। सर जी ने बताया था, बहुत बार इंपॉर्टेंट। सीमेंटिंग लेयर होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। समझ गए, इतना समझ गए बच्चों। अब अगर इतना समझ गए तो एक बात और भी है भाई, इस सेल, ये पड़ोसी सेल है और ये भी सेल है, दोनों सेल में भाई कुछ न कुछ तो घटेगा बढ़ेगा। ठहरो, ध्यान से सुन लो। हमने क्या बोला, जैसे आप कहीं पर रहते हैं, आपका घर जहां पर भी हो, पड़ोसी तो होते हैं ना आपके पास। आपके घर कभी नमक, कभी माचिस, कभी तेल, कुछ तो घटता ही होगा, है ना। घटने के लिए जब घट जाता है तो क्या करते हो, पड़ोसी का दीवार छलांग लगा देते हो, नहीं ना, ऐसा नहीं करते। दीवार तोड़ तो नहीं देते हो ना, ऐसा नहीं करते हो ना। कुछ तो होता है, दरवाजा होता है, दरवाजे के पास जाकर मांगने का काम करते हो, यही ना करते हो।
अरे नहीं सर जी, हम तो कभी मांगे नहीं है। हाँ, तुम तो राजा हो ना। जैसे देखो, यानी एक सेल और दूसरे सेल, जैसे एक पड़ोसी को किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ती है, उसी प्रकार से सेल को भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक सेल और दूसरे सेल को जोड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो आदान प्रदान करने का रास्ता होना चाहिए। तो फिगर ड्रॉ किया गया था, याद है ना? ये खा के बैठे रहते हो, फिगर ड्रॉ किया, पता होना चाहिए ये क्या है, इसका नाम क्या था बताइए बच्चों? जीवद्रव्य तंतु, जिसको इंग्लिश में प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा यानी जीवद्रव्य तंतु, यानी एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच में कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान क्या कहलाता है? मतलब किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है ना? इतना बात समझ में आ गया? क्योंकि सेल वॉल से कोई चीज आ जा नहीं सकती, क्योंकि हमने यहीं पर पढ़ा है। देखो, बृहद अणु के अणु, भाई बड़े अणु तो आ ही जा नहीं सकते, सेल वॉल ऑलरेडी रोक के रखा, तो कोई दरवाजा होना चाहिए ना। पड़ोसी के घर में दीवार है तो दीवार छलांग तो लगाएंगे नहीं, दरवाजा तो होता है ना उसके घर में जाने के लिए। तो उसी प्रकार से एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए दरवाजा होता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। समझ गए इतनी बात? अच्छा, इतनी बात समझ गए। अच्छा, तो ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए बच्चों, आपके बुक में लिखा होगा प्राथमिक भित्ति। तो बच्चों, जो प्लांट सेल होती है उसमें 3 भित्तियां होती है। कौन कितनी भित्तियां होती है? 3 भित्ति होती है। एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक, एक होती है तृतीयक। इन 3 भित्ति होती है। प्राथमिक भित्ति जो होती है वो ग्रो करने वाली, मतलब बहुत तेज ग्रोथ करती है, ग्रोथ एक समय बाद उसमें ग्रोथ करने की क्षमता खत्म हो जाती है। सबसे बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति होती है, अंदर की तरफ द्वितीयक होती है, उसके बाद तृतीयक भित्ति होती है। तो ये हेडिंग समाप्त हो गई, यानी जो कोशिका भित्ति वाली हेडिंग है वो समाप्त हो गई। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की। यानी आपने देखा, क्या देखा बच्चों? क्या देखा आपने? यही देखा कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति में का मुख्य कार्य आपने देखा क्या कि यांत्रिक सहारा, संक्रमण और बृहद के अवरोध। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि पादप की कैटेगरीज में ही शैवाल आते हैं। तो शैवाल की कोशिका भित्ति में जो केमिकल है वो प्लांट की कोशिका भित्ति से थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन से डिफरेंस बच्चों? जैसे सेलुलोज दोनों में कॉमन होता है, बाकी ग्लाइकेज, मैनिक्स, कैल्शियम कार्बोनेट होता है शैवाल में, और हेमीसेलुलोज पैक्टिन प्रोटीन होता है कहां पर? पादप की कोशिका भित्ति में। जब मैं बोलता हूं तो अभी आपको बोलना पड़ेगा ना। उसके बाद हमने देखा एक सेल और दूसरे सेल को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैसे ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद सीमेंटिंग लेयर का नाम कैल्शियम पेक्टेट। अब भाई दोनों को जोड़ देंगे, सेल वॉल लगा देंगे, दीवार लगा देंगे, भाई पड़ोसी के घर में भी जाना तो दरवाजा भी तो खोल के रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें दरवाजे के लिए किसका नाम रखना पड़ता है? प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान करता है। समझ लें, इतना समझ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगली हेडिंग में आते हैं कोशिका झिल्ली। तो बच्चों फिर से हमने हेडिंग बना लिया क्या? कोशिका झिल्ली, जिसका नाम क्या है इंग्लिश में? सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली दोनों नाम सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, तो याद रखिए सन 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट, जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया, उसके बाद सेल में जो कोशिका झिल्ली थी उसकी डिस्कवरी की गई, मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश की गई। तो साइंटिस्टों ने पाया कि जो कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है? मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड की 2 सतह होती है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक, ये बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये पाया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बाद में स्टडी किया गया तो उसमें उनको कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी मिला। देखिए क्या मिला? कोलेस्ट्रॉल भी मिला, फास्फोरस भी मिला। फास्फोरस भी इनको देखने को मिला। किसको मिला बच्चों? किसको मिला? साइंटिस्टों को मिला। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया था? यानी कि बाद में साइंटिस्टों ने एरिथ्रोसाइट कोशिका का अध्ययन किया।
इरिथ्रोसाइट कोशिका। इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं बताएंगे हम यहाँ कमेंट बॉक्स में। इरिथ्रोसाइट कोशिका झिल्ली का, ठीक है, इसकी कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया बच्चों। कोशिका झिल्ली का किसकी? इरिथ्रोसाइट की। इसका दूसरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। इसका अध्ययन किया गया तो साइंटिस्टों ने पाया कि इसमें मतलब क्या कंपोजिशन था, देखा उसमें उन्होंने क्या मिला, उनको मिला 50% देखा गया कि कोशिका झिल्ली में क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन। कितना परसेंट? 50%। उसके साथ ही 40% क्या देखने को मिला? 40% उनको मिला लिपिड। और बचा 8% बच्चों, उनको 8% क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। 8% कार्बोहाइड्रेट, 50% प्रोटीन और 40% इसमें लिपिड की मात्रा। थोड़ी सी मात्रा इसमें फास्फोरस और थोड़ी सी मात्रा इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिली थी। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि जो मतलब किस सेल में कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया, तो याद रखिएगा इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। आप सभी को बताना है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको बताना है, ठीक है। और हाँ, लाइक नहीं करते लाइक कर दिया वीडियो। और इसकी कोशिका झिल्ली में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन थे बच्चों? तो 50% इसमें प्रोटीन था, 40% लिपिड था, 8% इसमें कार्बोहाइड्रेट था। ये मात्रा आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए और आप लोगों को ये जान लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्लाज्मा झिल्ली के यानी कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत सारी बातें बताई। कुछ ने कहा सैंडविच मॉडल है, यानी कि सैंडविच मॉडल मतलब सैंडविच ऊपर से जैसे लिपिड की लेयर, बीच में प्रोटीन पाया जाता है। अरे सैंडविच में होता क्या है? पाव रोटी होती है, उसको काट के बीच में मसाला भरा जाता है ना, उसी को सैंडविच बोला जाता है। तो कुछ लोगों ने मतलब हम अलग से एक सेशन लेंगे कोशिका झिल्ली का, प्लाज्मा झिल्ली का, जिसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी से बाहर है उसको हम पढ़ा देंगे, जो आपके नीट एग्जाम में थोड़ा सा लेवल ऊपर करके यहाँ से पूछ लेता है, तो हम वहां पर बता देंगे। बट अभी के लिए इतना याद रखें एनसीईआरटी का। क्या याद रखना है आप लोगों को? यही कि कोशिका झिल्ली सन 1950 में इतना माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद साइंटिस्टों ने ये पाया कि कोशिका झिल्ली लिपिड के बाइलेयर यानी द्विसतह से बनी होती है और उसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरस की मात्रा भी होती है। और जब फास्फोरस लिपिड के साथ जुड़ता है तो फास्फोलिपिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सिंपल है, इतना तो होगा, है ना, बनाता है, बुक में लिखा होगा आपके। और बाकी चीजें ये बता रही है कि मतलब किस कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया? इरिथ्रोसाइट का। इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या पाएगा? तो पता चला कि 50% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, 8% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से एक साइंटिस्ट आते हैं जो एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है तरल किरमिर नमूना, ठीक है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो अगली हेडिंग हमारी यही होगी, जो कि सबसे एक्सेप्ट करने वाला, मतलब कि इन्होंने जो थ्योरी दिया, किन्होंने? सिंगर और निकोलसन ने, दो साइंटिस्ट थे। सन 1972 में सिंगर और निकोलसन, दो वैज्ञानिकों ने तरल किरमिर नमूना यानी कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो इस प्रकार से होती है। फिगर की हम अभी को समझाते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों।